अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। और आज हम दो जो बड़ी, एक तो आप सुन रहे हैं कि लेफ्टिनेंट अजहर अब्बास उन्होंने इस्तीफ़ा देने का फैसला किया है, जबकि दूसरी तरफ जो लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद हैं अब उन्होंने भी अर्ली रिटायरमेंट का फैसला किया है। और ये दो बड़ी खबरें हैं, लेकिन इन वजूहात हम आपको बताएंगे कि ये दोनों अफसरान क्यों इस्तीफ़ा दे रहे हैं। और जो लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद हैं इनके आज कुछ माली मामलात पर भी आपको बताएंगे, ताकि ये लोग ज़रा फैसला कर सकें ये हुआ क्या है पिछले कुछ सालों में। इस हाइब्रिड रजीम के नाम पर यहाँ पर लोग कैसे मल्टी बिलियनियर बन गए, ज़रा ये इस पर बात करेंगे आज। ये बड़े इंकशाफात हैं जो आज हम आपके लिए खुसूसी तौर पर लेकर आएंगे। तो देखिए, पहले तो आपको मालूम है आज इमरान खान साहब का जलसा भी है पिंडी में, ठीक है। हम आपको दिन को खबर दे चुके हैं कि वो जलसा ही है, कोई धरना या कुछ नहीं है। तो हमारा पहले तो जो तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त हैं उनके साथ हम इजहारे हमदर्दी करेंगे। उनके लिए ये हफ्ता हर तरह से बड़ा मायूस कुन रहा है। इमरान खान साहब ने दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल दी, बंदे नहीं निकाल सके, आर्मी चीफ नहीं मर्जी का लगवा सके, जनरल कमर बाजवा को एक्सटेंशन नहीं दिलवा सके, और तो और अब फिर लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद भी घर जा रहे हैं। तो अब तहरीक इंसाफ एक ऐसे दोराहे पर खड़ी होगी कि जहाँ से सिर्फ अब डिक्लाइन है। जो एक पॉपुलैरिटी का ब्रीफ पीरियड 6 से 7 माह का इमरान खान साहब ने एंजॉय किया, वो अब ख़त्म होने जा रहा है। उसके हम वजूहात आपको बाद में बताएंगे कि वो क्यों ख़त्म होने जा रहा है। ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जो हम बताएंगे कि क्यों ख़त्म होने जा रहा है, उसकी वजूहात भी। लेकिन जो दो अफसरान रिजाइन दे रहे हैं, ये सिर्फ ये दो अफसरान नहीं है। आने वाले दिनों में फौज में से मजीद अफसरान भी इस्तीफा देंगे। और ये वो तमाम लोग हैं जो किसी ना किसी तरह से प्रोजेक्ट इमरान खान से मुंसलिक थे। जो 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया, रिग किया गया, उससे मुंसलिक थे। जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट पर करप्शन के इल्जामात लगाते रहे और तैयार करके फाइलें बांटते रहे 2 नंबर प्रोपेगेंडिस्ट, उनमें और इमरान खान साहब में, ये उससे मुंसलिक थे। ये वो अफसरान अब इस्तीफा देंगे जो अब उनको पता है कि अब उनको ये खदशा है कि उनको अब खुडे लाइन लगा दिया जाएगा। तो हम उस सब पर आपको जरा आज तफसीली खबर देते हैं। तो सबसे पहले चले बात करते हैं लेफ्टिनेंट अजहर अब्बास की। देखिए, जो लेफ्टिनेंट अजहर अब्बास हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उनको कम से कम 4 स्टार ज़रूर बनाया जाएगा। या आर्मी चीफ वो बनेंगे या फिर वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनेंगे। और इनकी प्रोफाइल भी इनकी भी स्ट्रांग थी। ये जो जनरल राहील शरीफ थे, जब वो आर्मी चीफ थे तो ये उनके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर थे। उनका जो सेक्रेटरीट था उसके जो लीड ब्रिगेडियर थे वो यही थे। फिर ये कोर कमांडर रावलपिंडी भी रहे हैं। फिर इसके अलावा ये अभी CGS थे, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जो कि डिफेक्टो आर्मी चीफ होता है। और आर्मी चीफ ने इनके लिए काफ़ी कोशिश भी की। पहले उन्होंने लेफ्टिनेंट साहिर शमशाद मिर्ज़ा को रिकमेंड किया, जब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बन गए हैं, कि इनको आर्मी चीफ बना दें, और अगर वो नहीं तो फिर लेफ्टिनेंट अजहर अब्बास को बना दें आर्मी चीफ। और फिर यह है कि उनका ये असरार था कि ये जो सीनियरिटी लिस्ट है वो लेफ्टिनेंट साहिर शमशाद मिर्ज़ा से स्टार्ट होती है, जो आउट गोइंग आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा। और उस लिहाज से आपको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लेफ्टिनेंट साहिर शमशाद मिर्ज़ा को बना देना चाहिए, जबकि सेकंड मोस्ट सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट अजहर अब्बास को आर्मी चीफ बना देना चाहिए। तो और जिस तरह से वो समरी रोक कर बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा खींचातानी हो रही थी और इमरान खान का दबाव वो डलवा रहे थे,
तो उससे उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो अगर खुद एक्सटेंशन नहीं ले सके तो वो अपने ये 2 की लोग ज़रूर हुकूमत से मनवा के जाएंगे, लेकिन वो मुकम्मल कामयाब ना हो सके और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास आर्मी चीफ ना बन सके। तो ज़ाहिर बात है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, डिसहार्ट हुए हैं। हालांकि उसके लिए जो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा हैं उन्होंने इवन के सऊदीज़ को भी ज़रा ये बताते हैं कि पर्सनल गारंटीज़ दी थी, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब के बारे में एक बहुत ज़्यादा एक था कि ये शिया हैं, और जबकि जनरल कमरुद्दीन बाजवा ने इनके बारे में ये बताया था कि नहीं ये शिया नहीं है, ये बरेलवी सेक्ट से हैं। और तो क्योंकि सऊदीज़ की कंसर्न होती है कि शिया आर्मी चीफ पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ईरान से जो एक राइवलरी है सऊदीज़ की, तो ईरान एक शिया रजीम है, सऊदीज़ एक वहाबी रजीम है, तो वो फिर उस क्लैश में सऊदीज़ क्योंकि पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, माली तौर पर हमारी फ़ौज को बहुत इमदाद देते हैं, पाकिस्तान को बहुत इमदाद देते हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा वहाँ पे स्टेशन भी है सऊदी अरब में। तो फिर वो उनकी एक कंसर्न होती है कि शिया जर्नल ना आर्मी चीफ आ जाए, तो फिर उसके लिए भी इनके लिए काफ़ी आर्मी चीफ जनरल कमरुद्दीन बाजवा ने कोशिश की कि सऊदीज़ को भी क्लियर किया जाए कि ये बरेलवी हैं, ये शिया नहीं है। और इधर भी उन्होंने काफ़ी हुकूमत पर भी दबाव डाला कि इनको आर्मी चीफ कर दें, लेकिन वो ना बन सके। तो सारी बात है बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होंगे। तो ये मुर्तज़ा अली शाह साहब की स्टोरी है। मुर्तज़ा अली शाह साहब ने स्टोरी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास के भाई से बात करके कंफर्म किया, जिन्होंने उनको लंदन में कंफर्म किया कि हाँ मेरा भाई पाकिस्तान में अर्ली रिटायरमेंट ले रहा है। एक तो ये हो गए। दूसरे जो ऑफिसर हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना तो लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास सुपरसीड हुए हैं, ना ही लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद सुपरसीड हुए हैं, क्योंकि टॉप 2 ऑफिसर्स एलिवेट हुए तो उनसे निचले सुपरसीड नहीं हुए। तो फौज में ये रवायत रही कि अगर आप सुपरसीड हो जाए तो आप रिटायरमेंट ले लेते हैं अर्ली, लेकिन ये कानून नहीं है, रवायत है। लेकिन अगर आप सुपरसीड नहीं हुए तो फौज में रिटायरमेंट लेने की उस तरह से नहीं है, कोई ज्यादा आपको एग्जांपल्स मिलती। लेकिन इन दोनों ने इस्तीफा लिया, तो जाहिर बात है ये इस्तीफा दिया और अर्ली रिटायरमेंट लिया, तो ये जाहिर बात है ये खुशी से नहीं उन्होंने किया, इसकी वजूहात हैं। तो लेफ्टिनेंट अजहर अब्बास की तो हमने बता दी, लेफ्टिनेंट फैज हमीद की भी आपको बताते हैं। लेफ्टिनेंट फैज हमीद को जो सबसे बड़ा उनके करीबी जरा बता रहे हैं कि जो खर्चा था वो ये था कि अब आर्मी चीफ जिस दिन टेक ओवर करेंगे 29 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर, तो वो उनको कोर कमांडर से हटा के GHQ में कोई सरमोनियस सी पोजीशन देके उनको खुडे लाइन लगा देंगे, लाइक कोई DG आर्म्स या कोई एवेल्युएशन या DGIT एंड इंफॉर्मेशन, कोई इस तरह की कोई छोटी मोटी कोई इधर उधर कोई वाह फैक्ट्री में कहीं फेंक देंगे, कहीं इधर उधर कहीं उनको खुडे लाइन लगा देंगे। तो जाहिर बात है पाकिस्तान में जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के अलावा अगर किसी ने पावर इंजॉय किया तो वो लेफ्टिनेंट फैज हमीद ने इंजॉय किया इस मुल्क में। और फिर आपको पता है कि उन्होंने किस तरह से कोर कमांडर रहते हुए भी उन्होंने किस तरह से PTI को सपोर्ट किया पिछले कुछ अरसे में। जो ये तमाम इमरान खान साहब जो मूवमेंट चला रहे थे एंटी गवर्नमेंट, वो उन्हीं का नाम आ रहा था बार बार कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये वही हालात है कि जैसे आपको याद हो कि 90 की लेट 80s में जो हमीद गुल साहब थे वो भी आर्मी चीफ के कैंडिडेट थे, फिर वो DGI भी थे। तो उनको जब हटाया गया और उनको टेक्सला हैवी इंडस्ट्री का उनको DG बना के भेजा गया, तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। उन्होंने कहा कि जी होता ना आप अपने आप को बहुत अपने दिमाग आपका ख़राब हो जाए, अपने आपको बहुत बड़ा इंसान समझ लगने, तो आप कहते हैं कि मुझे मैं तो इतना बड़ा ऑफिसर था, आप मुझे ये उहदा दे रहे हैं। तो वो फिर उनके दिमाग में भी ये खन्नास था, उन्होंने मरहूम हमीद गुल साहब ने रिज़ाइन दे दिया फौज से और रिटायरमेंट लेके घर चले गए। तो यही फिर अब हाल फैज हमीद साहब का है। उन्होंने भी जारी बात है, वो तो कहते हैं कि यार मैं तो मतलब आर्मी चीफ मुझे बनना चाहिए था, आपने मुझे ये कर दिया। और आर्मी चीफ बनने के लिए आपको पता है फैज हमीद साहब ने बहुत ज़्यादा लॉबिंग भी की, ठीक है। और उसके लिए वो उन्होंने ये PDM की जमातों को भी लंदन तक अप्रोच किया मियां नवाज शरीफ को कि जो हो गया छोड़ दीजिए, मुझे आर्मी चीफ बनने दीजिए, मेरे राह में रुकावट ना बनिए और मैं आपको नहीं तंग करूंगा आर्मी चीफ बन के। लेकिन वो जाहिर बात है वो मियाँ साहब अब बहुत दूध छान छान के पीते हैं, तो उन्होंने कहाँ पे इन पर एतमाद करना था। तो अब जो फैज हमीद साहब हैं
उनका जो हटाने का ये जो फैसला हुआ है, सॉरी, उनको जो ये खदशात थे और जिस वजह से उन्होंने रिज़ाइन दिया। अब आपको पता है कि इमरान खान साहब फैज़ हमीद साहब के इतने करीब थे कि फौज के अंदर एक खदशात पैदा हो गए। जो कोर कमांडर्स बाकी जो रेस में थे 5, उन्होंने जनरल कमर बाजवा पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि ये किस किस्म की एग्जाम्पल सेट होने जा रही है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल, क्योंकि उसको DGISI के तौर पर इमरान खान साहब के साथ काम करने का मौका मिल गया, तो वो वहां से प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करते हुए सीधा आर्मी चीफ बन जाएगा। तो बाकी फौज, फिर इसका मतलब है फौज में तो खत्म होगी बात कि वही आर्मी चीफ बना करेगा जो DGISI बन के प्राइम मिनिस्टर के करीब हो जाया करेगा। तो उन्होंने बहुत दबाव डाला कि इनको ISI से पोस्ट आउट करें। जनरल कमर बाजवा ने भी देखा, उन्होंने कहा कि इन कोर कमांडर्स का ये प्रेशर कैश करने की जरूरत है, इनको खुश कर दूंगा कि देखो मैंने आपके दबाव पर फैज को हटा दिया और फैज को हटा के मैं अपनी एक और एक्सटेंशन का रास्ता बहाल कर लूंगा। और उसके लिए उन्होंने भरपूर कोशिश भी की, लेकिन एंड में हुआ क्या कि इस आर्मी चीफ की लड़ाई में जो इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा डिवीजन आई इस दफा इसके ऊपर, फौज की इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा डिवीजन आई इस वजह से, उसमें ना तो जो कोर कमांडर्स लेफ्टिनेंट फैज हमीद को हटाकर खुद अपने आप को आर्मी चीफ की रेस में वापस लाना चाहते थे, उनमें से कोई आर्मी चीफ बन सका, ना लेफ्टिनेंट फैज हमीद बन सके। उनको इमरान खान के प्रोजेक्ट के अंदर इतनी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट के बावजूद वो ना बन सके। और जनरल कमर बाजवा जो दोनों साइड्स को यूज कर रहे थे, पहले उन्होंने लेफ्टिनेंट फैज हमीद को यूज किया कि चलो इमरान खान को लाते हैं और इमरान खान को ला के मैं एक्सटेंशन लूंगा और फिर जब मैं रिटायर होऊंगा तो तुम्हें आर्मी चीफ बनवाऊंगा। तो और इन कोर कमांडर्स को उन्होंने यूज किया कि चलो फैज को हटाते हैं वरना ये आर्मी चीफ बन जाएगा ताकि तुम आर्मी चीफ बन सको। इन दोनों साइड्स को उन्होंने यूज करके जो अपना एक्सटेंशन लेने की कोशिश की, ना ही उनको एक्सटेंशन मिल सकी। तब हुआ ये कि फैज हमीद साहब, जो इमरान खान साहब ने उनका अक्टूबर के पहले हफ्ते में पोस्टिंग का जो नोटिफिकेशन वो रोक के बैठ के थे, उससे पहले जो कोर कमांडर्स मीटिंग हुई उसमें कहते हैं कि जो सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर की 1 या 2 तारीख को मेरे ख्याल में हुई थी, मेरे ख्याल सितंबर की लास्ट वीक में हुई थी, उसमें कहते हैं इतनी गर्मा गर्मी हुई और वो इतनी गैर मामूली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी कि शायद पाकिस्तान की तारीख में इतनी गैर मामूली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कम हुई है, जहां पर जो लेफ्टिनेंट जनरल्स थे, जो कोर कमांडर्स थे, वो लेफ्टिनेंट फैज हमीद पर लिटरली शाउट कर रहे थे कि यू हैव टू गो फ्रॉम ISI, आपको जाना होगा, एनफ। और फैज हमीद साहब कहते हैं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैंने DGISI ही रहना है, मुझे कोई निकाल के दिखाइए वो। और जब ये तलखी बहुत ज्यादा बढ़ी तो फिर कहते हैं कि एंड में आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा जो आउट गोइंग आर्मी चीफ है, इन्होंने इंटरवीन किया और इन्होंने कहा कि फैज आपको जाना होगा, मैं आपकी पोस्टिंग के ऑर्डर कर रहा हूं, आप जाएंगे और बस अब एनफ। तो ये हाल था कि फैज हमीद साहब जाना ही नहीं चाहते थे। और इमरान खान साहब को जब कहा गया, जनरल कमर बाजवा ने जरा शुगर कोटेड उनको गोली दी इमरान खान साहब को, उन्होंने कहा कि नहीं, वो फैज हमीद साहब को इसलिए हम कोर इनकी कमांड करना जरूरी है ताकि जब कोर कमांडर 1 साल कोर कमांड कर लेंगे तो फिर ये आर्मी चीफ के अहल होंगे, वरना आप अगले साल नवंबर में इनको आर्मी चीफ नहीं तैनात कर सकेंगे। तो इमरान खान साहब को पता था कि ये मुझे क्या शुगर कोटेड पिल दी जा रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम कानून में तब्दीली कर दें कि जरूरत ही नहीं है 1 साल कोर की और यहीं से ये आर्मी चीफ बन सकें तो फिर, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब कानून में तब्दीली हो चुकी है तो इनको जाना पड़ेगा। तो खैर, तो इतना ज्यादा इन्होंने हैवी इन्वेस्ट किया। लेकिन अब बात यह है, अब जो हम इनके माली मामलात की तरफ भी आ रहे हैं, जो कि बड़ी खबर है। अब देखिए, जो फैज हमीद साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल जो फैज हमीद, जो सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर थे, आपको मालूम है कि ये जो इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें तो ISI फाइलें देती थी और ब्रीफिंग्स देती थी कि ये शरीफ खानदान चोर है, ये जरदारी डाकू है, फलां लुटेरा है, और वो जो एक गीला तीतर, एक वो गलीज सा प्रोपेगेंडिस्ट है इमरान रियाज खान, वो क्या कहता है कि ये हमें ISI वाले, ये फौज वाले हमें सेफ हाउसेस में बुला के ब्रीफिंग्स देते थे।
अब हम आपको कुछ बताते हैं। आप पता ना लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद का जो भाई नजफ हमीद पटवारी है, जब पीटीआई को खुले आम वहाँ पे चकवाल में मैनेज करता है, इमरान खान साहब के जलसे के स्टेज पर भी मौजूद होता है, जब नायब तहसीलदार प्रमोट हो गया हुआ है, इसको इस्लामाबाद पिंडी से क्यों जब ये पटवारी था यहाँ से निकाला था, इनको चौधरी निसार साहब ने निकलाया था और माली मामलात पर निकाला था, क्योंकि ये मलिक रियाज के बहुत करीब थे, उनके जराए बताते हैं उनके टाउट थे। तो मलिक रियाज तो आपको पता है ज़मीनों में बहुत ज़्यादा घपला करना होता है, कब्जे करने होते हैं, ज़मीनों के तबादले करवाने होते हैं, और वो खुद कहते हैं कि मैं फाइलों को टायर लगाता हूँ। तो फाइलों को टायर वो जाहिर बात है पैसे दे के लगाते हैं। तो उसमें ये नजफ हमीद पटवारी जैसे लोग की रोल प्ले करते थे। ठीक है, तो जरा ये बताते हैं कि उनको इसी वजह से चौधरी निसार, क्योंकि मलिक रियाज के राइवल थे, तो वो जब वजीर दाखिला बने तो वो मलिक रियाज के चुन चुन के जो पुलिस ऑफिसर जो महकमा माल में पटवारी थे उनको उनकी पोस्टिंग करते जा रहे थे। तो उसमें नजफ हमीद पटवारी साहब को भी फेंका गया चकवाल वापस। तो अब वहां पर जाके इन्होंने ये खेल खेलना शुरू कर दिया। तो अब आप सुनिए, जो लतीफाल जो इनका गांव है चकवाल में फैज़ हमीद साहब का, ठीक है, लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद का, वो मोटर पे आप जाए ना तो सबसे ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है ना लतीफाल का लगा हुआ है एंट्री का। ठीक है, तो वो आप देखें, अगर आप उधर उतरेंगे तो सड़क के इर्द गिर्द पूरी लोहे की जंगला लगा हुआ है, जैसा आप अभी भी मोटरवे पे हैं। ठीक है, ये लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद के गांव के प्रोटोकॉल का लेवल था। ठीक है, और वहां पर जो अब एफबीआर का जरा ये डेटा जो हमारे पास हमें बताया जा रहा है, ये है हमारे पास, उसके मुताबिक 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के पास, उनके खानदान के पास 120 एकड़ अराजी थी। कितनी? 120 एकड़। लेकिन आपको पता है अभी 2022 में जो एफबीआर का रिकॉर्ड है वो बता रहा है कि लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद और उनके खानदान के पास 2200 एकड़ ज़रूरी अराजी है। 2200 एकड़, 120 से 2200, 2080 एकड़ रकबे का इजाफा। ठीक है, और जो इनका घर है वहां पर, उसकी वैल्यू जो बताई जा रही है वो 1 अरब 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ठीक है जी, 1 अरब 35 करोड़ रुपए ये जराए बता रहे हैं। तो ये इतने संगीन इल्जाम हैं। जनरल कमरुद्दीन बाजवा के बारे में ऑलरेडी अहमद दुरानी सब स्टोरी कर चुके हैं कि उन्होंने 6 सालों में 12.7 अरब रुपए के असासे बना लिए। ठीक है, फैज़ हमीद साहब के ये 2200 एकड़ पर पहुंच गए। तो एक तो होता है ना कि ये जो लोग थे, ये कोई गुड फेथ में इनको लग रहा था कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें ये करने की ज़रूरत है। अपने तौर पे शायद ये गलतफहमी का शिकार थे कि ये इमरान खान साहब को ला के पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं और ये चोरों की हुकूमत आ गई है। नहीं, ये लोग अपने फायदे के लिए ये सारा खेल खेल रहे थे और इसकी कीमत हम पाकिस्तानियों ने अदा की है। हमारी मईशत तबाह हुई। आज मुल्क के कौमी खजाने में इतने पैसे नहीं है कि हम 6 हफ्तों से ज्यादा की इंपोर्ट्स कर सकें। मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर पहुंचा हुआ है। डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है। अभी 1 अरब डॉलर की दिसंबर के पहले हफ्ते में हमने अदायगी करनी है स्कूक बॉन्ड की, और हमारे स्टेट बैंक और हुकूमत और अवाम का सांस फूला हुआ है। इतनी महंगी बिजली हमें इसलिए खरीदनी पड़ रही है, इतना महंगा पेट्रोल इसलिए खरीदना पड़ रहा है, आईएमएफ की इतनी कड़ी शराइत इसलिए मांगनी पड़ रही है कि मुल्क की मईशत तबाह कर दी गई पिछले 4-5 सालों में। उस मुल्क की मईशत तबाह की गई जो 5.8 उसकी जीडीपी ग्रोथ थी। 365 अरब डॉलर से ये जीडीपी स्केड़ के 270 अरब डॉलर पर ले आए इस मुल्क का। तो जो ये जुर्म किया गया जिसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं, हम तो ये पिस रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ये जुर्म किया उन्होंने अरबों के असासे बना लिए। उनका क्या गया जेब से? तो अब हमारी फौज का इंस्टीट्यूशन
अगर ये बात करता है कि गलती होगी, जो भी हो गया अब अजाला करें और हम अब ए पॉलिटिकल हो गए और आइंदा हम सियासत में किरदार अदा नहीं करेंगे, तो ये अजाला सिर्फ यूं नहीं होगा। जिन्होंने पैसे बनाए हैं उनको प्रोसिक्यूट करे ये इंस्टीट्यूशन फौज का, क्योंकि फौज का मैकेनिज्म है। हमने देखा है लेफ्टिनेंट जनरल्स को, वो जो कोयटा में जिन्होंने अरबों बना लिए थे, वो एफसी के जो जर्नैल थे और दीगर, तो उनका कोर्ट मार्शल हुआ ना, उनके सासे जब्त हुए ना, उनके रैंक वापस लेके उनको बगैर किसी भी किस्म की मराद के घर भेजा गया ना, जेलों में डाला गया ना। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि फौज का मैकेनिज्म नहीं है। तो जिन लोगों ने अभी ये अरबों रुपए बना लिए हैं, इनको क्यों जाने दिया जाए? आप बताइए ना, आखिर क्यों? हमारे सियासतदानों की तो एजेंसियां फाइलें बनाती रहीं मुबैना करप्शन की, जो कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ में साबित नहीं हुई अभी तक, और उसकी बुनियाद पे वो फाइलें इमरान रियाज जैसे लोगों से और वो कई जानों और इधर उधर के टटपुनियों से प्रोपेगेंडा करवाती रही हमारे पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिस्क्रेडिट करने के लिए। तो उन्होंने अपने लोगों की फाइलें क्यों नहीं बनाई जो इस लेवल पर लूटमार कर रहे थे, मुबैना लूटमार? क्यों? तो अजाला करना है तो इन लोगों का भी फिर एहतसाब कीजिए। ये नहीं है कि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजिशन होगी जी, छोड़ दें जो हो गया, आगे बढ़िए, मुल्क आगे चले। आगे यूं नहीं चलेगा। इन लोगों से ये अरबों निकलेंगे इनके पेटों से, इनको सजाएं होंगी, तो आइंदा कोई जर्नैल ऐसा नहीं सोचेगा कि कल को मेरे साथ भी यही होगा, कल को मैं भी इधर ही टांगा जाऊंगा। अगर मैं एक इमरान खान जैसा पुतला ढूंढ के लाऊंगा और उसके सर पे उसको फेस बना के बिठा दूंगा और खुद पीछे अरबपति होता रहूंगा और वो मुल्क तबाह करता रहेगा, मैं एक बंदर के हाथ में उस तरह देकर उसको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बिठा दूंगा, वो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की नाक काट देगा, वो मुल्क की मईशत की नाक काट देगा, वो मुल्क की जमहूरियत की नाक काट देगा, वो मुल्क के सियासी निज़ाम की नाक काट देगा, और फिर घर चला जाएगा। और फिर मेरा इदारा बाद में कहेगा जी होगी गलती, चलें ए पॉलिटिकल होते हैं और जो हो गया आगे बढ़े। नहीं, ये पक कहीं स्टॉप होनी चाहिए। और इसका बेहतरीन यही है कि अगर हमारे सियासतदानों की फाइलें बनाएगी तो अपनों की क्यों नहीं बनाएगी, हमें जवाब दिया जाए। और अगर बनाई गई हैं तो इनका एहतसाब कीजिए, और अगर नहीं भी बनाई फिर भी एहतसाब कीजिए। जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो सासे सामने आ रहे हैं, इसकी जवाब तलबी कीजिए इन लोगों से। फिर हमें लगेगा कि वाकई फौज ए पॉलिटिकल हो गई है और फौज आइंदा कभी इस सियासी डोमेन में नहीं आना चाहती और कभी अपने आईनी मैंडेट से बाहर नहीं निकलना चाहती। ना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।